नमस्ते। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं आपकी फ्रेंड आपके लिए बायोलॉजी का लेक्चर और इंग्लिश के लेक्चर लाती रहती हूँ। तो बायोलॉजी का जो आज का लेक्चर है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं कायिक जनन। तो कायिक जनन किसे कहते हैं मैं आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ। तो कायिक जनन क्या होता है कि पादप में बीज के अतिरिक्त किसी अन्य भाग से नए पादप का निर्माण करना, मतलब कायिक जनन कहलाता है। अब बीज के अतिरिक्त मतलब आप सोचोगे दीदी क्या कह रहे हो आप, मुझे कुछ थोड़ा डिटेल से बताइए, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो मैं बता रही हूँ। मतलब जैसे बीज के अतिरिक्त मतलब जड़, तना, पत्ती किसी अन्य भाग से नए पादप का निर्माण करना, मतलब कायिक जनन कहलाता है। अब कायिक जनन मतलब जब कायिक जनन करते हैं तो उसमें कौन सा ऐसा अंग होता है जो कि हमारे प्रयोग में आता है या उसका हम उपयोग करते हैं, तो वो होता है प्रवर्ध। तो आपको समझ में आ गया होगा। और उसके बाद हम बात करते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक मतलब प्रकृति में ऑटोमेटिक होना, लेकिन कृत्रिम मतलब मनुष्य का उसमें सहयोग होना। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, लेकिन हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और जब आप मेरे नोट्स पढ़ो तो आपको लगे कि हाँ दीदी आपने तो एकदम मस्त पढ़ा दिया है। क्या दीदी आप तो एकदम मस्त हो, आपने पढ़ाया, मुझे जवान पे रटा है, कोई भी मुझसे कुछ पूछता है तो मैं फटाफट बता देता हूँ। तो वैसे आपको पढ़ाई करनी है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जानना कि कायिक जनन किसे कहते हैं। पादप में बीज के अतिरिक्त किसी अन्य भाग से नए पादप का निर्माण करना कायिक जनन कहलाता है। कायिक जनन मतलब बीज के अतिरिक्त किसी अन्य भाग से, अन्य भाग मतलब बीज के अतिरिक्त मतलब जड़, तना, पत्ती में से किसी अन्य भाग से नए पादप का निर्माण करना कायिक जनन कहलाता है। कायिक जनन दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक में क्या होता है कि इसमें प्राकृतिक मतलब प्रकृति द्वारा होता है, लेकिन कृत्रिम में मनुष्य का सहयोग होता है, यानी कि योगदान होता है, उसमें कुछ ना कुछ तो योगदान होता ही है। लेकिन जो कायिक जनन में प्रयोग किए जाने वाले जो अंग होते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं प्रवर्ध। तो आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो हम आगे बात करते हैं। हम बात करते हैं कि प्राकृतिक जनन किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक जनन क्या होता है कि ये कायिक जनन पौधे होते हैं उनमें स्वतः ही होता है। और इसमें क्या होता है, जो कायिक भाग होता है वो पादप से अलग होकर एक नए पादप का निर्माण करता है। मतलब ये प्राकृतिक रूप से होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। जो प्राकृतिक जनन होता है मतलब कायिक जनन होता है वो क्या होता है कि चार प्रकार का होता है। मुख्यतः चार प्रकार का होता है। पहला होता है तना द्वारा, और दूसरा होता है जड़ों द्वारा, तीसरा होता है मांसल द्वारा, और उसके बाद होता है मतलब पत्तियों द्वारा। तो आपको समझ में आ गया कि प्राकृतिक कायिक जनन किसे कहते हैं। मतलब ये पादपों में स्वतः ही होता है, और इसमें जो होता है कायिक भाग पादप से अलग होकर नए पादप का निर्माण करता है। और इसमें क्या होता है कि ये चार प्रकार के होते हैं। और चार प्रकार कौन कौन से होते हैं, तने द्वारा, जड़ों द्वारा, और पत्तियों द्वारा, और मांसल द्वारा। चार प्रकार आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे डिस्कस करते हैं। हम बात करते हैं कि हम तने के अंतर्गत कितने पार्टों को पढ़ने वाले हैं। तो पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि तने के अंतर्गत हम दो पार्ट पढ़ने वाले हैं। पहला होता है भूमिगत तना, और जो दूसरा होता है वो होता है अर्धवायवीय तना। अब हम बात करते हैं कि जो भूमिगत तना होता है यानी कि भूमि के अंदर, उसमें कितने पार्ट होते हैं। तो उसके अंदर चार पार्ट होते हैं। पहला होता है प्रकंद, दूसरा होता है कंद, तीसरा होता है शलकंद, चौथा होता है घनकंद। तो आपको समझ में आया कि भूमिगत तने के अंतर्गत हम चार पार्ट पढ़ने वाले हैं। पहला होता है प्रकंद, दूसरा होता है कंद, तीसरा होता है शलकंद, चौथा होता है घनकंद। तो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन जो इसका सेकंड पार्ट है यानी कि अर्धवायवीय तना, तने के अंतर्गत पहला पार्ट होता है भूमिगत तना। भूमिगत तना के चार पार्ट होते हैं, प्रकंद, कंद, घनकंद, शलकंद। ये चार पार्ट हो गए। लेकिन जो इसी तने के अंतर्गत भूमिगत तना फर्स्ट पार्ट हुआ था, और इसी के अंतर्गत जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है अर्धवायवीय तना। और अर्धवायवीय तने में क्या होता है कि अर्धवायवीय तने के भी कुल तीन पार्ट होते हैं। पहला होता है ऊपरी भुजतारी, दूसरा होता है भुजतारी, तीसरा होता है अंतःभुजतारी। तो इसको हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं
अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से बताती हूँ और फिर मैं आपको पढ़ाती हूँ। आपको काफी मजा आने वाला है। ये मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब मैं आपको पढ़ाती हूँ। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था, कायिक जनन किसे कहते हैं? बीज के अतिरिक्त पादप के किसी अन्य भाग से नए पादप का निर्माण कायिक जनन कहलाता है। मतलब बीज के अतिरिक्त पादप के किसी अन्य भाग से नए पादप का निर्माण कायिक जनन कहलाता है। यही सेम डिफिनेशन मैंने आपको दी थी और यही सेम डिफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। कायिक जनन के लिए उपयोग में लिए जाने वाले अंग जो होते हैं वो होते हैं प्रवर्ध, और उसके बाद ये दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। तो आपको समझ में आ रहा होगा और आपको कोई भी तकलीफ नहीं हो रही होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक कायिक जनन, कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ। प्राकृतिक में क्या होता है कि यह कायिक जनन पादपों में स्वतः ही होता है। पादपों में कायिक भाग उनसे अलग होकर नए पादप का निर्माण करता है। यही सेम डिफिनेशन मैंने आपको बताई थी, आपको याद भी हो गई होगी क्योंकि मैंने इतनी बार आपको बता दिया है कि इनफैक्ट आपको याद भी हो गई होगी। और नहीं हुई तो डोंट वेरी, आप याद कर लीजिएगा क्योंकि जब आप पढ़ोगे, नोट्स पढ़ोगे तो आपको याद आ जाएगा और काफी अच्छा लगेगा पढ़ के। प्राकृतिक मतलब प्रकृति द्वारा, मतलब स्वयं होना। तो ये पादपों में स्वयं होता है। पादपों में जो इनका कायिक भाग होता है, क्योंकि हम कायिक जनन पढ़े तो इनमें कोई ना कोई कायिक भाग होगा और वो पादप से अलग होगा तभी नए पादप का निर्माण होगा। ये डिफिनेशन आपको बहुत ही सरल लग रही होगी क्योंकि ये काफी सरल डिफिनेशन है और आपको याद भी हो गई होगी। उसके बाद जो मैंने आपको बताया कि हम तने द्वारा पढ़ने वाले हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे जड़ों द्वारा, उसके बाद हम पढ़ेंगे पत्तियों द्वारा, उसके बाद हम पढ़ेंगे मांसल द्वारा। तो आपको समझ में आ गया। तो पहला हम पढ़ने वाले हैं तने द्वारा। तने द्वारा का मतलब क्या है? भूमिगत तना इसके अंतर्गत पहला पार्ट है। इसके अंतर्गत हम 4 पार्ट पढ़ने वाले हैं, प्रकंद, कंद, घनकंद, शलकंद। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रकंद के बारे में। तो प्रकंद क्या होता है? यह एक अनियमित आकार का भूमिगत मांसल तना होता है और जो श्यान होता है। इसमें अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं। इसका जो उदाहरण होता है वो होता है अदरक और हल्दी। तो मैं आपको समझाती हूँ, आपको काफी अच्छे समझ में आने। तो यहाँ पे हम अदरक की बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रकंद का जो उदाहरण होता है वो होता है अदरक और हल्दी। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि अदरक का एग्जाम्पल कैसे समझे। तो ये मैंने अदरक का थोड़ा चित्र बनाया, थोड़ा सही नहीं बना है, मुझे ड्राइंग नहीं आती है, उसके लिए सॉरी, लेकिन आप समझ लीजिएगा। यहाँ पे क्या होता है कि जो अदरक के ऊपर ऐसे हल्की हल्की बाहर से थोड़ी सी जड़ें निकली होती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? अपस्थानिक मूल कहते हैं। आपने देखा होगा, और अगर आप गांव के हैं, अगर आपके यहाँ अदरक बोई जाती तो आपको पता ही होगा, और अगर नहीं, आप गांव के, शहर के, कहीं भी रहते, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आपके यहाँ जो अदरक चाय में डालने के लिए आती है उसमें कभी कभी ऐसे जड़ें निकली होती है, आपने देखा होगा हल्की फुल्की, तो उसे हम कहते हैं अपस्थानिक मूल। अगर आपने आज तक नहीं देखा तो कोई बात नहीं, डोंट वरी। और आप अगर आज आपके यहाँ अदरक रखी हो या आपके यहाँ आई हो तो आप देखिएगा उसमें जड़ें हल्की सी निकली होंगी, उसे हम कहते हैं अपस्थानिक मूल। लेकिन कभी कभी जो अदरक होती है उसके ऊपर वाले पार्ट में क्या होता है, या कहीं भी किसी पार्ट में ऐसा होता है कि गाढ़े कलर की ऐसे हल्की सी नोक कलर की, मतलब नोक ऐसे बनी रहेगी और गाढ़े कलर की थोड़ी सी अदरक रहेगी, उससे क्या कहते हैं? हम कलिका कहते हैं। आप देख लीजिएगा, आपके यहाँ अगर अदरक हो तो उसे हम कहते हैं कलिका। और उसी पार्ट को हम काट के रोपित कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो नए पादप का निर्माण करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। और उसके बाद हम पढ़ते हैं आगे। के बाद हम जो दूसरा पार्ट है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे कंद के बारे में हम बात करते हैं। तो कंद में क्या होता है कि भूमिगत शाखाओं में खाद्य पदार्थ संग्रहित होने से ये फूल कर मोटा गोल अंडाकार हो जाता है, जिससे कलिका निकलती है, जिसे हम आँख कहते हैं। तो आँख का मतलब आप समझ गए होंगे, और नहीं भी समझे हो तो कोई बात नहीं, मैं आपकी फ्रेंड हूँ, आपको अच्छे समझाने वाली हूँ। तो इसका उदाहरण तो आपको पता ही है कि आलू की बात की जा रही है। आलू में कैसे कैसे होता है, कैसे उसका निर्माण होता है, मैं आपको समझाती हूँ तो आपको बेहतर ढंग से आप समझ जाएंगे, क्योंकि आँख का उदाहरण समझना काफ़ी ईजी है। तो मैं आपको समझाती हूँ। तो हम बात करती हूँ, यानी कि इसका जो उदाहरण है आलू, क्योंकि यहाँ काफी उदाहरण है, आप आराम से समझ लीजिएगा, लेकिन मैं यहाँ पे एक उदाहरण आपको समझाती हूँ ताकि आपको बेहतर ढंग से समझ में आए। तो सबसे पहले हम आलू का उदाहरण ले लेते हैं। तो यहाँ पे मान लो ये एक आलू है।
आलू ऐसे गोल गोल होता है, लंबा होता है, किसी भी आकार का होता है। और मान लो ये यहाँ पे इसकी आंख है, यानी कि आपने आलू में देखा हो कि व्हाइट व्हाइट कलर का या फिर हल्का ग्रीन कलर का, अधिकतर तो व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट व्हाइट ऊपर हल्का सा एक आंख निकलती है आपको। अगर आप बहुत दिन तक आलू रखो तो उसके अंदर क्या आंख निकल आती है, आपने देखा होगा। और उसके बाद क्या होता है कि उससे, जैसे मान लो ये आंख है जो कि ऊपर से निकली है व्हाइट व्हाइट, और इतने आलू को हमने काट लिया, ये आलू को काट लिया, और ये ऐसे करके हमने हर आंख को हमने काट लिया। और काटने के बाद हमने क्या किया, ये जो आंख होती है इनको नॉर्मली तौर पर हम आंख कहते हैं। आपको पता होगा क्योंकि आपने लोगों को गांव में कहते हुए सुना होगा। जो लोग गांव में रहते हैं उनको पता होगा कि जब आलू को बोया जाता है तो फिर वो लोग ऐसे ही आंख को काटते हैं, उसके बाद रोपित करते हैं। लेकिन जो ये आंख होती है उनको क्या कहते हैं, अंकुरशील आंख कहते हैं या फिर कलिका। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कायिक भाग को अलग करके नए पादप का निर्माण करना। मतलब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने लिख लिया है। अब हम इसको क्या करेंगे कि जो ये पार्ट हमने जिसमें निशान लगाया है, ये सारी आंख थी, और इसको काटने के बाद हम इसे मिट्टी में रोपित कर देंगे। और रोपित करने के बाद क्या होगा कि ये अपस्थानिक जड़ें निकलेंगी, और उससे क्या होगा कि नए पादप का निर्माण होगा। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर हम इस भाग को काट के मिट्टी में रोपित कर देते हैं, रोपित करने के बाद क्या होगा कि इसमें अपस्थानिक जड़ें निकलेंगी, और फिर क्या होगा कि जड़ें निकलेंगी तो फिर उसके बाद नए पादप का निर्माण होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, इससे बेहतर आपको कोई नहीं समझाने वाला। तो आगे हम पढ़ते हैं थोड़ा सा घन कंद के बारे में। तो इसमें क्या होता है, ये एक प्रकंद का रूपांतरण होता है। इसमें खाद्य पदार्थ का संग्रहण होने पर लंबाई चौड़ाई में अधिक हो जाएगी। यानी कि इसमें क्या होता है, इसका जो उदाहरण है वो है अरबी। तो मैं आपको समझाती हूँ, आपको बेहतर ढंग से समझे, आप समझ जाएंगे। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैं बताती हूँ कि प्रकंद का उदाहरण यहाँ पे वो अदरक थी, और अदरक भी लगभग घुइयां के समान होती है। बस फर्क इतना होता है कि अदरक में डबल तिबल, जैसे मैंने दिखाया सेम ऐसे अदरक होती है। लेकिन मैं आगे आपको दिखाती हूँ। लेकिन घुइयां तो ऐसी होती है, यानी कि लंबी सी, सिंपल सी, इसमें गाढ़ी गाढ़ी लकीरें पड़ी रहती है, और ऐसे करके ये घुइयां होती है। लेकिन जो प्रकंद होता है वो भी लगभग घुइयां के जैसे लंबा सा होता है। लेकिन अगर आप घुइयां के एक पार्ट को निकाल लो तो फिर वो ऐसे घुइयां की टाइप में होता है, और अगर उसमें दो तीन पार्ट जुड़े हैं तो फिर वो अलग दिखाई देता है। लेकिन इसमें यही बताया गया है कि ये एक प्रकंद का एक रूपांतरण होता है, जिसमें खाद्य पदार्थ को संग्रहण करने की संग्रहण होने पर लंबाई चौड़ाई से अधिक हो जाती है। यानी कि जो लंबाई होती है वो इसकी चौड़ाई से अधिक हो जाती है। यानी कि अदरक का पीस जो होता है वो काफी छोटा होता है, लेकिन जो घुइयां अरबी होती है वो क्या होती है कि वो लंबाई जो होती है वो चौड़ाई से अधिक होती है। यानी कि जो चौड़ाई होगी घुइयां की वो लंबाई से कम ही होगी। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो हम आगे शलकंद के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं शलकंद के बारे में। तो शलकंद में क्या होता है कि स्तंभ बहुत ही छोटा होगा, और क्या होगा, इसके निचले भाग से अपस्थानिक कलिकाएं निकलेंगी। मतलब यानी कि यहाँ पे प्याज या लहसुन का उदाहरण लिया गया है। तो प्याज और लहसुन में क्या होता है कि लहसुन में आपने देखा होगा कि जब आप खोदते हो तो नीचे जड़ें होती हैं, लेकिन अधिकतर जब आप खोदने के बाद देखते हो तो जड़ें जो होती हैं वो निकली होती है बाहर की साइड। लेकिन जो प्याज होता है उसमें भी सेम ऐसे होता है। अगर आप ऐसे उठा के देते हो तो ऊपर की तरफ, और अगर आप ऐसे थोड़ा लटका देते हो तो फिर वो नीचे की तरफ होता है। तो आपको समझ में आ गया, मैं आपको समझाती हूँ। तो ये देखिए प्याज काटने के बाद कुछ ऐसे ही होता है। मैं बना नहीं पाई हूँ, लेकिन लगभग कुछ ऐसा ही होता है। लेकिन जो यहाँ पे हल्का सा वाइट कह दो या हल्का सा ग्रीन कह लो, जो भी आपको लगता हो, तो यहाँ पे जो होता है उसके नीचे यहाँ पे जड़ें निकली होती हैं। आपने देखा होगा, नॉर्मली बात है, लहसुन प्याज में ऐसा ही होता है, और आपने ऐसा देखा है। तो यहाँ पे इसी की बात की जा रही है। तो आपको यहाँ पे क्या बताया गया था कि स्तंभ बहुत ही छोटा होगा, और क्या होगा कि इसके निचले भाग में से अपस्थानिक कलिकाएं निकलेंगी। यानी कि इसमें अपस्थानिक कलिकाएं होती हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे मैं आपको पढ़ाती हूँ।
उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था कि तने के अंतर्गत हम दो पार्ट पढ़ेंगे। पहला था भूमिगत तना। भूमिगत तना के चार पार्ट थे, प्रकंद, कंद, घनकंद, शलकंद। मैंने चारों पार्ट आपको पढ़ा दिए। उसके बाद जो भूमिगत तना के बाद जो दूसरा पार्ट था यानी कि अर्धवायवीय तना, तो वो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो अर्धवायवीय तने में क्या होता है कि यह तना भूमि के समांतर क्षैतिज रूप में वृद्धि करता है। प्रत्येक पर्वसंधि से जड़ें व शाखाएं निकलती हैं। पर्वसंधि का कुछ भाग प्रायः मिट्टी में या जल के भीतर होता है। तो आपको मैं समझाती हूँ कि कैसे क्या बताया जा रहा है। उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ, आपको समझ में आएगा। कि मान लो ये यहाँ पे तीन पौधे हैं जो कि यहाँ पे पत्तियां निकली हैं, यहाँ से पत्तियां निकली हैं, यहाँ से पत्तियां निकली हैं, ये पत्तियां ऐसे करके यहाँ पे पत्तियां निकली फॉर एग्जाम्पल। और यहाँ पे बताया गया कि क्षैतिज रूप में, मतलब ऐसे करके बड़ी होती हैं। और हर जो पौधा होता है उसके नीचे जड़ें होती हैं, जैसा कि इसमें बताया गया था। इसमें क्या बताया गया था कि यह तना भूमि के समांतर क्षैतिज रूप में वृद्धि करता है। क्षैतिज मतलब कि ये क्षैतिज रूप में वृद्धि करता है। प्रत्येक पर्वसंधि से जड़ें व शाखाएं निकलती हैं। पर्वसंधि का कुछ भाग प्रायः मिट्टी में या जल के भीतर होता है, यानी कि मिट्टी में तो होगा ही, क्योंकि नॉर्मली बात है कि ये नीचे है तो मिट्टी में होगा। और दूसरी बात है कि इसमें जड़ें जरूर होंगी, क्योंकि अगर मिट्टी के नीचे तो हम जड़ में पानी डालते हैं या पानी के नीचे, तो जड़ों में मतलब मिट्टी में होगा तो पानी में होगा। तो आपको समझ में आ गया कि मिट्टी या तो पानी के अंदर होगा ही होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं ऊपरी भूस्तरीय यानी कि रनर। रन मतलब होता है दौड़ना और रनर मतलब होता है दौड़ने वाला। तो दौड़ना और दौड़ने वाले में जमीन आसमान का फर्क है। मतलब दौड़ना सिर्फ दौड़ना है, लेकिन दौड़ने वाला मतलब कोई इंसान होगा। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि ये पतली हरी एवं क्षैतिज शाखाएं होती हैं जो भूमि के ऊपर वृद्धि करती हैं और शिखर के आधार से विकसित होती हैं। इसमें कुछ ही दूरी पर जड़ें होती हैं। इससे नए शिखर का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए कह सकते हैं दूब घास, खट्टी बूटी या सेंटेला। और आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। तो आपको जो कि मैंने आपको समझाया था वो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे पार्ट की, भूस्तरी की। और इसमें क्या होता है कि इनकी शाखाएं छोटी एवं संघनित होती हैं। ये प्रत्येक दिशा में निकलती हैं। भूस्तरी के टूटने पर प्रत्येक वायवीय शाखा स्वतंत्र पादप बनाती हैं। उदाहरण क्या होता है स्ट्रॉबेरी। तो मैं आपको इसको समझाती हूँ ताकि आपको बेहतर ढंग से समझ में आए। तो ये देखिए, जैसा कि मैंने स्ट्रॉबेरी का एक पौधा बनाने की कोशिश की थी और इसमें क्या हुआ, क्षैतिज रेखा में फैला है जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया, क्षैतिज शाखा, इससे एक पादप निकला, इससे पादप निकला। लेकिन जो यहाँ पे इससे जड़ें निकली इनको कहते हैं अपस्थानिक जड़ें। और इसमें बताया गया था कि इनकी शाखाएं छोटी होती हैं। तो जैसा कि आपको पता है कितनी छोटी शाखाएं हैं। और इसमें क्या हुआ था कि ये संघनित होती, मतलब कई सारे एक से कई पादप निकल जाते हैं, प्रत्येक दिशा में निकलते हैं, कोई भी दिशा निश्चित नहीं होती है। और उसके बाद क्या बताया गया था इसमें कि भूस्तरी के टूटने पर वायवीय शाखा स्वतंत्र पादप का निर्माण करती। मतलब जैसे कि ये अलग हुआ, जैसे यहाँ पे ये टूटा उसके बाद ही ये यहाँ से नया पादप बना लेता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं आगे। के बाद हम बात करते हैं कि अंतः भूस्तरी। इसमें क्या होता है कि ये कोमल भूमिगत शाखाएं होती है। और क्या होता है, जो वायवीय प्रारोह के आधारीय भाग से निकलकर कुछ दूर मृदा के भीतर क्षैतिज वृद्धि करती हैं तथा बाद में नए वायवीय शाखाओं को जन्म देती हैं। उदाहरण जैसे पोदीना, क्राइजेंथेमम। तो आपको मैं बताती हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको ये सबसे पहले बताया था कि वायवीय तना कैसे होता है, तो मैंने सबसे पहले इसी का उदाहरण लिया था। तो इसके अंदर क्या बताया गया है कि सबसे पहले तो ये क्षैतिज रूप में वृद्धि करता है। और उसके बाद क्या बताया गया था कि जो वायवीय प्रारोह के आधारीय भाग से निकलकर कुछ दूर मृदा के भीतर क्षैतिज वृद्धि करती है, बाद में नए वायवीय शाखाओं को जन्म देती हैं। तो जैसे कि इसमें बताया गया कि क्षैतिज रूप में वृद्धि करती है, उसके बाद जो ये शाखाएं होती हैं उससे क्या होता है कि नए पादप का निर्माण होता है। और जो यहाँ पे ये पार्ट है इसको कहते हैं सल्की पर्व।
और जो यहाँ पे इसको कहते हैं वायवीय प्रारोह। और जो ये हो गई, और ये जो जो जड़ें हैं उनको कहते हैं अपस्थानिक जड़ें। और जो यहाँ पे मृदा में जो जड़ें निकली हैं उनको कहते हैं अंतःभूस्थारी। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं। बाद हमारे सारे पार्ट खत्म हो चुके हैं और उसके बाद जो अगला पार्ट था वो हम पढ़ते हैं। तो अगला पार्ट कौन सा था? जड़ों द्वारा। सबसे पहले हमने पढ़ा था तने द्वारा। तने में क्या हुआ था कि उसके तने के अंतर्गत भूमिगत तना, भूमिगत तना के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा था कि उसके 4 पार्ट होते हैं, कंद, प्रकंद, घनकंद, शलकंद। और उसके बाद हमने पढ़ा अर्धवायवीय तना। अर्धवायवीय के 3 पार्ट होते हैं, ऊपरी भूस्थारी, भूस्थारी, अंतःभूस्थारी। और उसके बाद हमने पढ़ा कि आगे जो तने के बाद जो दूसरा पार्ट है वो है जड़ों द्वारा। जड़ों द्वारा में क्या होता है कि इसके 2 पार्ट होते हैं, मूसला जड़ें। और जो इसके बाद जो सेकंड होती है वो होती है मांसल जड़ें। तो मूसला जड़ों में क्या होता है कि कुछ पादप की मूसला जड़ों पर अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं और जो नया पादप बनाती है। उदाहरण है डेलबर्जिया यानी कि शीशम, अमरूद, पोपलर। तो इसके बारे में तो आप समझ गए ही होंगे। नहीं समझो तो फिर मैं आपको समझाती हूँ। उसके बाद मैं आपको पढ़ाती हूँ कि मूसला जड़ों में क्या होता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि मूसला जड़ों में क्या होता है, तो मान लो ये कोई जड़ है, जड़ में कोई अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं और यहाँ पे मूसला जड़ें हो गई फॉर एग्जाम्पल, और इससे नया पादप बना। तो इसे हम क्या कहेंगे कि ये हो गई है मूसला जड़ें। तो मूसला जड़ों में क्या था? कोई भी जड़ होगी, जड़ में अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाएंगी और उसमें जो मूसला जड़ें होंगी वो भी पाई जाएंगी। और मूसला जड़ से क्या होगा कि नए पादप का निर्माण होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं। उसके बाद मांसल जड़ों में क्या होगा? कुछ मांसल जड़ें भी अपस्थानिक कलिकाओं द्वारा नए पादप का निर्माण करके कायिक जनन करती हैं। उदाहरण क्या होगा? शलकंद, डहेलिया या एस्पैरेगस। तो इसके बाद मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे इसमें क्या होता है। आगे हम क्या बात करते हैं कि जो मांसल जड़ें होती हैं उसका जो एग्जाम्पल होता है यानी कि डहेलिया। तो उसमें क्या होता है कि मान लो यहाँ पे कुछ जड़ें पाई गई हैं और यहाँ पे ये जड़ें हो गई, ये यहाँ पे जड़ें हो गई हैं और ये एक शाखा हुई जिससे क्या हुआ कि एक नए पादप का निर्माण होता है। तो इसमें क्या होता है मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। यानी कि कुछ मांसल जड़ें भी अपस्थानिक कलिकाओं द्वारा नए पादप का निर्माण करके कायिक जनन करती हैं। तो आपको समझ आया कि एक ये मांसल जड़ हुई, इसमें क्या हुआ कि अपस्थानिक कलिकाएं निकली। तो यानी कि ये नए मूल कंद है, यानी कि ये हो गया नया मूल कंद। तो ये देखिए जैसा कि ये पुराना मूलकंद था और ये यहाँ पे नए मूलकंद बने। उसके बाद क्या हुआ, इसी से एक नया पादप बना जिसे हम कहते हैं मांसल जड़ें। मतलब मांसल जड़ों से एक नया पादप बनना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हम आगे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं जननांगों द्वारा। तो इसमें क्या होता है कि पुष्प कलिकाओं के स्थान पर पत्र कलिका उत्पन्न होगी, इसी के द्वारा नए पादप का निर्माण होगा। उदाहरण के लिए रामबास। तो आपको समझ में आ गया होगा। आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर करना ताकि मैं आपकी फ्रेंड आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाती रहूं। तब तक के लिए बाय।